आज का सवाल हम शुरुआत करेंगे इस प्रश्न से, जहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा वायर लूप दिया गया है, ठीक है, और उसका जो सरफेस एरिया दिया गया है 0.01 मीटर स्क्वायर, और जो नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं इस सर्कुलर वायर लूप का नंबर ऑफ टर्न्स है 40 टर्न्स, और जो रेजिस्टेंस दी गई है वो है 20 ओम्स, और इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है इस रिंग के थ्रू, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें पता नहीं है, यह हमें निकालना है, पर यह मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जा रही है कि जो फील्ड है दैट इज़ नॉर्मल टू दी लूप। उसका मतलब जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और आपके जो प्लेन है उसके बीच में कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब जो कॉस थीटा होगा वो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये तो अभी इस सिचुएशन में ऐसा है, लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देता हूँ, द मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0 टेस्ला, तो कितना चार्ज फ्लो करता है इस पूरे लूप में, वो चार्ज की जो वैल्यू है जो फ्लो कर रही है वो है 2.2 माइक्रो कूलम्स, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है जो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले चल रही थी, क्या है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप कितना था, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया। और यहाँ पे ध्यान से देखो कॉस थीटा 1 है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एप्सिलॉन, वो कितना होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। और यहाँ से एक बार मुझे ईएमएफ आ गया तो मैं बता सकता हूँ कि कितना करंट फ्लो हुआ है इस लूप में, जो कि होगा 1/-r d∅ थीटा बाई dt। रुको मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि होगा ईएमएफ पोटेंशियल, जो कि होगा पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बट हमें पता है कि ईएमएफ है कितना, तो ये है। पर हमें ये भी पता है कि करंट क्या होगा, dq/dt होगा, करेक्ट। फिर यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो चेंज इन चार्ज है, जो चेंज इन चार्ज, तो यहाँ से dt कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, जो चेंज इन चार्ज होगा वो बराबर होगा -1/r टाइम्स चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल सो इनिशियली फ्लक्स कितना था n टाइम्स b टाइम्स है, और फाइनल फ्लक्स कितना हो गया 0, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया NBA, राइट। और इसी तरह से जो चेंज इन चार्ज कितना होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियली यहाँ पे कोई चार्ज था नहीं, बट फाइनली एक चार्ज होता है जो कि है 0.2 माइक्रो कूलम्स,
तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 0.2 माइक्रो को हम ऐसे लिखेंगे 10⁻⁻6, तो कूलम बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसर। और रेडियस कितना दे रखा है 20 ओम्स, और चेंज इन फ्लक्स कितना होगा n विच इज़ 40 टर्न्स टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालना है, और एरिया कितना दे रखा है, एरिया क्रॉस सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि होगी 1 × 10⁻³ टेस्ला, या फिर ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं 1 मिली टेस्ला। ये हो गया आपका आंसर। तो 1 मिली टेस्ला का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रूट के थ्रू पेनिट्रेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को बंद करता हूँ तो उस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इतना चार्ज फ्लो करता है इस लूप में, राइट। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि ये आपका हो गया EMF इंड्यूस्ड। ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ है। पर हम ये भी पता है कि जो EMF इंड्यूस हुआ है उसके वजह से करंट फ्लो होगा, और करंट जो होगा I विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ओवर रेजिस्टेंस। बट हमें पता है कि I को हम कैसा लिख सकते हैं, dQ/dt, दैट इज चेंज इन चार्ज फ्लोन थ्रू अ गिवन टाइम, और उतने ही टाइम में जो चेंज इन फ्लक्स हुआ हम उस तरह से इस EMF को लिख सकते हैं। तो यहाँ से dt आपका कैंसिल हो गया, और आपका बचता है लास्ट में जो चेंज इन चार्ज होगा वो होगा माइनस चेंज इन फ्लक्स ओवर रेडियस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपका आंसर आ गया। तो देख सकते हैं चेंज इन चार्ज कितना होगा आपका माइनस में। अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेप लिख देता हूँ जस्ट सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, तो ये आपका हो गया चेंज इन चार्ज, और यहाँ पर ये हो गया चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड जो इस लूप में फ्लो कर रहा था। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो अभी सवाल नंबर दूसरा, ये सवाल नंबर पहला। तो पहला सवाल ये है कि मेरे पास यहाँ पर, दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, जिसे मैंने फिक्स कर दिया गया है d डिस्टेंस। तो जैसे कि मेरे पास देख सकते हैं यहाँ पे 2 चार्ज हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और इनके बीच में जो दूरियाँ हैं वो d डिस्टेंस की हैं। और मैंने क्या किया है, तीसरे चार्ज को लाया है जो दोनों के चार्जेस के मैंने बीच में रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो क्या चार्ज नंबर 3, और चार्ज नंबर 3 को जब ऐसे ओकेशन में मैं रखूँगा, चार्ज नंबर 3 को मैं इस तरह से रखूँगा कि जो मेरा चार्ज नंबर 3 है वो एक इक्विलिब्रियम पे हो। ये मेरे को गिवन है, ठीक है। तो मुझे जानना है चार्ज नंबर 3 का साइन के बारे में, क्या ये पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, ये मुझे जानना है। कि इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या Q3 चार्ज का कोई साइन होना चाहिए या फिर साइन के इंडिपेंडेंट है, क्या नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर Q3 चार्ज पॉजिटिव है, करेक्ट, ध्यान रखना कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है दोनों। अगर Q3 चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा F1 वेक्टर, और Q2 की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा F2 वेक्टर। तो हाँ, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, Q1 और Q2 वैल्यूज़ को मैं इस तरह से लूँगा और Q3 वैल्यू को इस तरह से लूँगा कि मेरा F2 वेक्टर इज़ इक्वल टू दी F1 वेक्टर, दोनों का मॉडुलस को मैं सेम रखूँगा। इससे क्या होगा, मेरा Q1 Q3, लेट्स से इन दोनों के बीच में दूरी कितनी d थी, और इन दोनों के बीच में मैं दूरियाँ r ले लेता हूँ, और इसके बीच में दूरी है कि d माइनस r, ठीक है। तो Q1 और Q3 के बीच में क्या होगा, रेडियस r² डिस्टेंस, ये होगा Q2
Q3 और इसके बीच में डिस्टेंस होगा D माइनस आर द होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, Q3 से Q3 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, Q1 ओवर Q2 क्या होना चाहिए, R अपॉन D माइनस आर द होल स्क्वायर। तो अगर मैं चार्जेस का रेशियो Q1 Q2 चार्जेस का रेशियो अगर ये लूँ, ठीक है, तो मैं Q3 को इक्विलिब्रियम पे रख पाऊँगा R डिस्टेंस दूर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अगला सिचुएशन लूँगा जहाँ पे Q3 चार्ज मेरा नेगेटिव होगा, सेम आर डी हो गई, ये कितनी हो गई, D माइनस आर हो गई। लेकिन नेगेटिव चार्ज होने से क्या होगा, यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा Q1 की वजह से, F1 वेक्टर, और यहाँ पे भी एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा Q3 की वजह से, Q2 की वजह से Q3 पर। और यहाँ पे भी मैं चीज़ लिख सकता हूँ कि जो मेरा F1 वेक्टर है वो बराबर करूँगा F2 वेक्टर के, करेक्ट। और यहाँ पे मैं ये लिख पाऊँगा कि K Q1 Q3 R स्क्वायर तो हमें यहाँ पे भी सेम रिजल्ट मिला है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करें या नेगेटिव चार्ज करें, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बस फ़र्क ये करता है, मैटर ये करता है, ये मायने रखता है कि इन दोनों का रेशो क्या है। अगर मैं ये दो अगर रेशो लूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं Q3 चार्ज को R डिस्टेंस दूरी रखूँ Q1 से, तो मैं Q1 Q2 का जो चार्ज का रेशो चाहूँगा वो ये होगा। या तो मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि R का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, जैसे Q1 Q2 का रेशो दे रखा हूँ और मुझे जानना हो कि क्या R होगा, तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो कि होगा D माइनस आर, और इसे आप लिख सकते हैं इसकी तरह Q1 बाई Q2, ये होगा आपका D बाई आर माइनस 1, ये होगा D ओवर R, तो क्या होगा 1 प्लस, और R की वैल्यू क्या होगी, इसका इन्वर्स होगा, राइट। ये D यहाँ पे आ जाएगा, और रुको मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। ये होगा आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम Q1। ओके, तो ये हमने चीज़ें एस्टैब्लिश कर ली हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो कंक्लूजन है वो लिखना चाहूँगा। तो कंक्लूजन ये है, इन बोथ केस देयर इज पॉसिबिलिटी that Q3 charge may be in equilibrium। ठीक है, तो हमने दोनों यहाँ पे केस को कंसिडर किया है। यहाँ पे आपका हो गया केस 1, जहाँ पे मैंने लिया है Q3 पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पे हो गया केस 2, जहाँ पे मैंने कंसिडर किया है Q3 नेगेटिव चार्ज। और दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम होने के चांसेस हैं। और इक्विलिब्रियम डिस्टेंस क्या होगा R1 के रिस्पेक्ट में, वो होगा D रूट टाइम्स Q1 ओवर Q1 प्लस रूट ऑफ Q2। ओके, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस हो गया आपका। अब अगले सवाल पे आते हैं।
हमारे पास सवाल ये दिया गया है कि एक मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो कि इस तरह से दिया गया है। यह मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ये गिवन है हमें। क्या दिया गया है? 2x प्लस 4y और यूनिट्स क्या है? वोल्ट्स में दिया गया है। और मुझे ये जानना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होगी वो क्या होगी। यहाँ से मुझे ये निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी जो कि दिया जाता है जूल्स पर मीटर क्यूब में। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है, वो बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, क्योंकि इसके बराबर होगा। तो हमें इसके लिए क्या निकालना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा हमारा माइनस ऑफ एंटी ग्रेडियंट, दैट इज़ एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर आप एंटी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल निकालोगे तो मिलेगा आपको 2x कैप माइनस 4y कैप। और आप फर्दर कैलकुलेट करो इसकी मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, तो वो बनकर आएगी 20 वोल्ट्स पर मीटर। और आप देख सकते हो दैट इज़ यूनिफॉर्म ओवर स्पेस। आप देख सकते हो जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ यूनिफॉर्म ऑल ओवर द स्पेस, देख सकते हो, कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पेस। तो अगर आप निकालने जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी, तो क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट जो कि है यहाँ पे 20 यहाँ पे 20 और ये लास्ट में क्या बनेगा आपका 10 एप्सिलॉन नॉट जे पर मीटर क्यूब। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल ये कहता है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो इन अ गिवन स्पेस, वो इस तरह से दिया गया है अल्फ़ा आर कैप प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई कैप, पूरे स्पेस में इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो मुझे ये जानना है कि कितना चार्ज इंक्लोज किया गया है बाय स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। तो अगर मैं एक स्फीयर लूँ, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो 1 मीटर का है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस पूरे स्फीयर में कितना चार्ज इंक्लोज किया गया है। और यही तो मेरे पे क्या दे रखा है, ये चीज़ मेरा गिवन है। तो ये भी बड़ा सरल सा सवाल हो गया। यहाँ पे हमें ये पता है कि जो क्यू इंक्लोज होता है, चार्ज इंक्लोज होता है, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू जो समीकरण है वो है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्फेरिकल सरफेस है एस, उस सरफेस पर हम क्या निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकालेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है उसका हम गुना करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो हमें क्या मिलेगा, कितना आवेश इंक्लोज किया गया है इस सरफेस के द्वारा, और वही होगा हमारा टोटल चार्ज इंक्लोज। तो ये मेरा गाउस का नियम भी है, गाउस लॉ। गाउस लॉ
कैप भी है यहाँ पे, डॉट डी एस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो ई वेक्टर हो गया, ये होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, यहाँ पे क्या होगा आपका आर कैप हो गया। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं कोई एक सरफेस एलिमेंट कंसिडर करूँ तो उसका जो डी एस वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, जो कि होगा अलोंग द एन कैप, देख सकते हो विथ सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स। आर कैप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो उससे आपका आर कैप फैक्टर ही बचेगा, ये फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा आपका, और लास्ट में क्या बचेगा, अल्फ़ा टाइम्स आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, करेक्ट, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, आपको लास्ट में क्या बचेगा, इंटीग्रल आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ये पूरा है क्या आपका 4 पाई टोटल सॉलिड एंगल, तो लास्ट में क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अल्फ़ा भी होगा। तो ये सवाल का हल तो हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बड़ा ही बेहद अच्छा सवाल है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एंगल थीटा दे रखा है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से एक गॉसियन सरफेस को रखा गया है जो कि हेमिस्फीयर है, और उसका जो सर्कुलर रेडियस होगा वो है आर। उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जो मैंने चित्र के द्वारा दिखाया है, और जो सर्कुलर डिस्क है वही 30 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, वो भी मैं लिख देता हूँ, 30 डिग्री एक एंगल बना रहा है वर्टिकल लाइन से, क्या देख सकते हो इस लाइन से। तो मुझे जानना है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट गोइंग है फ्रॉम द कर्व एरिया। तो ये जो मेरा कर्व पोर्शन है यहाँ पे, तो जितना भी कर्व पोर्शन से मेरा कितना एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो मुझे निकालना है। तो ये सवाल करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से होकर गुजर रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस कर्व सरफेस से होकर ही गुजरेगा। तो अगर हमें ये निकालना हो कि कर्व सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गया है, तो बेहतर होगा कि हम ये जो फ्लैट सरफेस है, जो फ्लैट रीजन है हेमिस्फीयर का, वहाँ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसे कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड
ये जो मेरा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस पे बनने वाला जो एंगल है एन कैप, इनके बीच की जो एंगल है वो कितनी है, वो होगी 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो मेरा कॉस थीटा आ जाता है वो कितना निकल कर आता है, √3/2। करेक्ट। कॉस 30 सॉरी यहाँ पे होगा आपका, सॉरी 30 डिग्री होगा, सॉरी 30 डिग्री एंगल है। करेक्ट। इस सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। करेक्ट। तो अगर हमें निकालना हो, ये जो फ्लक्स गुजर रहा हो पर्पल, फ्लैट, I'll choose a different color to show flat surface. Actually it was equal to curved surface. ओके, तो अगर मुझे निकालना हो कर्व सरफेस कितना है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग आउट कि कितना फ्लक्स फ्लैट सरफेस से होकर गुजरा है। तो वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम सरफेस एरिया टाइम्स आपका हो गया कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E हो गया, एरिया कितना हो गया πr², और एंगल आपका हो गया √3/2। तो फ्लक्स इन अ कर्व्ड सरफेस is actually equal to √3/2 πr²ε, क्योंकि जितने भी मेरे फ्लक्स लाइंस होंगे जो फ्लैट से होके गुजरेंगे, वही फ्लक्स लाइन तो मेरे कर्व से भी होके गुजरेंगे। तो लाइंस का नंबर तो उतना ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। करेक्ट। फ्लक्स लाइन यू कैन से, फॉर एग्जांपल फ्लक्स लाइन, सो द सेम मोमेंट दे रहा हूँ, तो इसके लिए इसका आंसर भी यही होगा। अब चलते हैं अगला सवाल पर। छठा सवाल, तो अगला सवाल अब ये कहता है कि मेरे पास एक पार्टिकल है, उसका मास m है। पार्टिकल है, उसका मास दिया गया है m, और वो कितना चार्ज कैरी कर रहा है, q, और वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। तो मुझे बताना है कि बोर मॉडल के हिसाब से इस पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी nth लेवल पर। तो मुझे जानना है कि व्हाट वुड बी द एनर्जी एट द nth लेवल अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। तो मुझे जानना है, तो हमें ये तो पता है कि इस सर्कुलर मोशन जो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस सर्कुलर मोशन का इन अ गिवन रेडियस, जो कि nth, जो कि है इसका रेडियस nth लेवल पर, राइट, r nth लेवल। हर लेवल पे जो रेडियस होगी डिफरेंट होगी, हम बात कर रहे हैं nth लेवल पर। nth लेवल पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो बोर मॉडल के हिसाब से इसका बराबर सोल्यूशन ये आता है। तो ये है आपका बोर मॉडल। ठीक है, तो मुझे यहाँ से ये तो मिल जाएगा कि, 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 यहाँ से ये तो मिल जाएगा कि
आर लेवल पे रेडियस क्या है, ठीक है। थोड़ा यूनिफॉर्म रखते हैं आर को लेकर। तो आर की जो रेडियस होगी कितना होगी, एम टाइम्स वी एन एथ, मतलब nth लेवल जो स्पीड होगी वो होगी वी एन, एंड यहाँ पे होगा ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये शायद 0.1 बनेगा। अब इक्वेशन नंबर 2 भी निकालते हैं कहीं से। तो अगर मेरे पास कोई चार्ज क्यू है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा हो आर रेडियस पे इन अ गिवन मैग्नेटिक फील्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हाँ उसको ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी एफ मैग्नेटिक, ये एफ मैग्नेटिक बराबर होगी तुम्हारी mv² बाय आर से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जो इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा होगा जिसके कारण यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा हो, राइट। और हमें पता है कि यहाँ पे जो एफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि होगा चार्ज इनटू वेलोसिटी टाइम्स v, जो कि हमें लॉरेंस लॉ से लेंस लॉ से मिलेगा। जस्ट फॉर द यूनिफॉर्मिटी हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर रखेंगे। यहाँ पे v और b के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये बनेगा v क्यू बी इक्वल टू एम वी बाई आर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से v से v कटेगा और यहाँ पे मिलेगा हमें r इक्वल टू क्यू बी बाई एम, करेक्ट। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ओके ओके, मेरे से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है। और हाँ, यहाँ पे हमें मिलेगा r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। और हम क्या करेंगे, यहाँ से v को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, वी एन लिख देता हूँ आर एन वी एन वी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जो मेरा आर एन होगा वो होगा एम एन एच क्रॉस ओवर एम आर एन, यहाँ से मुझे मिल जाएगा एन आर एन स्क्वायर जो कि होगा एम एन, तो यहाँ पे तो एम कैंसिल हो जाएगा,
और बोर मॉडल के हिसाब से और अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो मेरा nth लेवल पे जो एनर्जी होती है वो बराबर होती है Q2 B² ओवर 2m Rn² से। तो जो मेरा nth लेवल पे जो एनर्जी है, अब मैं इसे उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें हमारा फाइनल वैल्यू मिल जाएगा QB चलो यहाँ पे 2 होगा 2πm। तो ये हो गया हमारा nth लेवल पे उसकी एनर्जी, राइट। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7। मैं जितना हो सके उतना वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस करने की ट्राई करूँगा ताकि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें। अब ये वाला सवाल करते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। सो अ यूनिफॉर्म रिजिड हॉरिजॉन्टल वायर PQ ये है P, ये है Q, ये हमें दे रखा है ऑफ मास M, और उसको P पॉइंट पे खींच कर रखा है। यहाँ पे कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, I। तो ये लो मैंने पूरा डायग्राम बना दिया है, अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक रॉड Q है, PQ रॉड है, P पॉइंट पे फिक्स्ड है और Q पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहाँ पे M मास है और यहाँ पे कांस्टेंट करंट मूव कर रहा है। देयर इज अ कांस्टेंट करंट हियर I। और यहाँ पे जो रोटेशन है वो ओमेगा, और ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। अगर मैं करंट को स्विच ऑफ कर दूँ तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा वायर का इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ करंट। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, करंट दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई, मास दी गई, करंट दी गई है। और इनिशियली तो वो एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं करंट को स्विच ऑफ कर देता हूँ तो मुझे जानना है कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है। तो टॉर्क निकालेंगे,
तो टॉर्क होगा बराबर आपका R टाइम्स ऑफ F, और ये होगा आपका IM टाइम्स अल्फ़ा, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास M रॉड, और अल्फ़ा होगा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि डी टाउ, जो कि स्मॉल एलिमेंट ऑफ टाउ जो लग रहा होगा इस रॉड पे, जो कि बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा, अगर मैं छोटा सेक्शन कंसिडर करूँ रॉड का, तो यहाँ पे एक DF फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर होता है, ठीक है, I, और उसका लेंथ L है इन द मैग्नेटिक फील्ड B, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है वो ILB होता है। तो इसी को मैं कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पे जानूँगा कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस रॉड पे। तो अगर मेरे पास ये DL लेंथ का रॉड है, तो उस पर मैं निकालूँगा कि एक DF फोर्स कितना लग रहा है इन R डिस्टेंस। तो ये मैं लिखूँगा पहले। तो R डिस्टेंस हो गया, सिंस 90 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, तो ये हम लिखेंगे, ये होगा आपका IBDL, करेक्ट। ये आपका पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो टोटल फोर्स होगा इंटीग्रल I DL क्रॉस P, यहाँ से ये निकल के आता है कि IBDL। जस्ट इन केस यू आर वरी, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने एक्सरसाइज लिख दिया। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो DL एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है। तो जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ऑल द टॉर्क, करेक्ट। फिलहाल मैं यहाँ पे वेक्टर साइन हटा देता हूँ जस्ट टू कैलकुलेट दी मैग्नीट्यूड। तो I तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, 0L, और यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में, L बचेगा। इसको भी मैं R लिख देता हूँ। IBL²/2। तो यहाँ पे जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, ML²/3। अगर मेरे पास कोई रॉड है L लेंथ का, M मास है, और मुझे निकालना हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड L का ML²/3। तो जो मेरा अल्फ़ा हो जाएगा वो होगा टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और टॉर्क की वैल्यू क्या है, IBL²/2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी 3/ml², जो कि होगा 3/2। यहाँ से एक L कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे BL, नो सॉरी BI, ये सॉरी पूरा कटेगा ये, तो BI बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, M, तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि ये आंसर हम देख रहे थे। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोलता है, अगर मेरे पास एक स्मॉल चार्ज स्फेरिकल शेल है, मेरे पास स्फेरिकल शेल है जिस पे चार्जिंग की गई है,
उसका मेरे पास रेडियस है, और अभी कितने पोटेंशियल पे है वो 30 वोल्ट, और रेडियस की क्या वैल्यू दे रखी है 0.01 मीटर। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द शेल कितनी होगी। तो पोटेंशियल को हम कैसे लिख सकते हैं, चार्ज ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। देखो ये आर थोड़ा डिफरेंट होगा, ये कैपिटल आर होगा। तो देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, के क्यू बाई आर लिखते हैं, और इसे हम कैसे लिखते हैं के क्यू स्क्वायर बाई 2 आर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा फ्रॉम द कोर्सेस। और मुझे निकालना है W, मुझे दिया गया है V की वैल्यू, तो बड़ा सरल सा होगा, करेक्ट। तो मुझे करना क्या है, यहाँ से उठा के मुझे Q की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। तो W की जो क्या वैल्यू होगी, Q मुझे क्या मिलेगा यहाँ से R टाइम्स V डिवाइडेड बाई K का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा मेरा R स्क्वायर V स्क्वायर, K तो है ऑलरेडी 2R K स्क्वायर, यहाँ से एक R कट कैंसिल होगा, यहाँ से K से K कैंसिल होगा, R V स्क्वायर बाई 2K, करेक्ट। तो K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि न्यूमरेटर में आ जाएगा। रेडियस मुझे दे रखा है, और V कितना दे रखा है 30 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2। तो ओवरऑल फैक्टर मेरा कितना हो गया, मेरा ओवरऑल यहाँ पे बचेगा, सारा वैल्यूज पुट करोगे जूल्स, इतना वैल्यू बचेगा। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। So the ring of radius r carries a linear charge density lambda. It is rotating. तो मेरे पास एक रिंग दे रखा है, आर रेडियस का, लैम्डा उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और वो रोटेट कर रहा है किस एंगुलर स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो मुझे ये जानना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग चार्ज, राइट। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो वो लिखेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, वो होता है म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 2R। बट यहाँ पे जो करंट है मेरा वो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ V, और मेरा V कितना होगा यहाँ पे R ओमेगा। यहाँ पे जितने भी मेरे पास चार्ज एलिमेंट्स होंगे छोटे छोटे, किस स्पीड से मूव कर रहे होंगे, V स्पीड से, जो कि होगा R ओमेगा, करेक्ट। तो जो करंट होगा वो होगा लैम्डा टाइम्स R ओमेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी म्यू नॉट लैम्डा ओमेगा ओवर 2, अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, करेक्ट। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको। तो अगर आपको जानना हो कि मैंने रिज़ल्ट निकाला कैसे, तो मैं यहाँ पे छोटा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बायोट सेवर्ट्स लॉ, जो कि ये बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी
वो होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, जो कि एक कांस्टेंट है, जो होगा आई टाइम्स ऑफ डी आर तो इसी लॉ को हम यूज़ करके यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। सर्कुलर केस में क्या होगा कि ये जो पूरी वैल्यू होगी, यहाँ पे एक इंटीग्रल भी होगा ऑफ कोर्स, लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे एक लाइन इंटीग्रल होगा। इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ये जो पूरा इंटीग्रल ऑफ आई टाइम्स डी आर वेक्टर जो पूरा होगा वो निकल जाएगा सरकमफरेंस टाइम्स द करंट, करेक्ट, और नीचे तो आर स्क्वायर है ही, तो आर यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो म्यू नॉट आई ओवर 2r ये निकल कर आता है इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। बायोट सेवर्ट्स लॉ हमने लगाया यहाँ पर, तो इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। चलते हैं अगले सवाल पर। सो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज क्यूब, जिसे एक सेंटर पे रखा गया है 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के। तो पहले यहाँ पे मैं 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इन दोनों के सेंटर में एक चार्ज रखा गया है। पहली बार दोनों सेंटर शेयर कर देंगे। और हमें क्या दिया गया है, जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस इनर शेल के रिस्पेक्ट में, वो मुझे दे रखा है फाई। और जो आउटवर्ड स्फीयर के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 2 फाई। तो मुझे बताना है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेंट, तो मुझे जानना है कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में जो जगह है उसमें कितना चार्ज है। मुझे तो पता है कि जो इनर स्फीयर है उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वहाँ पे कितना चार्ज है, कितना फ्लक्स है, क्यू। और मुझे ये दिया गया है कि जो बाहर का स्फीयर है उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो है 2 फाई। तो बड़ा ये तो बात तो क्लियर हो गई कि जो इनर स्फीयर के वजह से, इनर स्फीयर पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड है वो है हमारा क्यू चार्ज की वजह से, जो कि बीच में रखा गया है। अगर हम गाउस का लॉ लगाएं तो हमें पता है कि जो फाई होगा वो होना चाहिए क्यू एनक्लोज ओवर एप्सिलॉन, जो कि होगा चार्ज जो अंदर रखा गया टाइम्स एप्सिलॉन। तो हमें पता चल गया कि फाई की वैल्यू क्या है, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इनर स्फीयर को लेके। अब हम बात करेंगे आउटर स्फीयर पे, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ में, गाउस लॉ के हिसाब से जो आउटर स्फीयर पे जो फ्लक्स दिया गया है वो 2 फाई दिया गया है, तो उसमें जो चार्ज इंक्लोज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन वो हमें निकालना है। तो जो टोटल चार्ज इंक्लोज है वो है जो हमें निकालना है, जो कि मैं बोलूँगा सम क्यू प्राइम। लेट्स से इसके अंदर जो चार्ज रखी गई हैं, इन स्फीयर्स के बीच में चार्ज रखी गई वो क्यू प्राइम है, तो वो होगा क्यू प्राइम प्लस क्यू जो कि अंदर रखा गया है, हो गया एप्सिलॉन, करेक्ट। तो अभी मुझे इसी इक्वेशन को यूज़ करके आगे सोल्यूशन निकालना है। ये तो मुझे पता है कि फाई की वैल्यू क्या है, जो कि है 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं उठा के यहाँ पुट करूँगा और आगे सोल्यूशन निकालूँगा। क्यू प्राइम
क्यू ओवर एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट बी कट गया, तो यहाँ पे जो मेरा क्यू प्राइम बचता है वो एक्चुअली 2q माइनस क्यू, क्योंकि क्यू है। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। तो उतना ही चार्ज होना चाहिए दोनों स्फीयर्स के बीच में। तो क्या आउटर सरफेस पे जो फ्लक्स होगा वो है होगा 2,5। एक मिनट है, ये थोड़ा ये मिस्टेक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 11। तो अभी तक हमने 10 सवाल तो कर लिए, अब 11 सवाल पे चलेंगे। अब तो अगला सवाल हमारे पास ये दिया गया है, एक पॉइंट डाइपोल दिया गया है ऑफ डाइपोल मोमेंट P, जो कि है P टाइम्स Z का। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो डाइपोल का जो रखा गया है वो Z एक्सिस के एंगल पर रखा गया है। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव Q है और यहाँ पे जो चार्ज है प्लस Q है, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया Z एक्सिस हो गया। सो इस तरह से रखा गया है और उसका डाइपोल मोमेंट जो स्ट्रेंथ है वो P है, जो कि अब हमें पता है कि वो चार्ज टाइम्स ऑफ D होता है। इनका मतलब इन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा D होगा, ठीक है। और इसे रखा गया है ओरिजिन पे, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका Z एक्सिस। सो हमें जानना है कि जो वर्क डन होगा इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम, तो हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज क्यू, मुझे उसे ले जाना है 0, B, 0 से 0, 0, B, राइट। तो मुझे इसको इस तरह से मूव कराना है। आप समझ सकते हो कि फिर आपका वाई एक्सिस जो होगा तो यहाँ पे कहीं होगा वाई एक्सिस, ओके। तो मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि यहाँ रखा गया है 0, B, 0 से मुझे इसे ले जाना है 0, 0, B ले जाना है, यहाँ से यहाँ मुझे ले जाना है इस पार्टिकल को। और मुझे जानना है कि इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराने में जो मुझे वर्क डन करना होगा वो कितना होगा, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं इसे कह देता हूँ पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट A, पॉइंट B। तो जो वर्क डन होगा पॉइंट A और पॉइंट B, ये मुझे निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि किसी पोजीशन, किसी r, थीटा पोजीशन वेक्टर पे पोटेंशियल कितना होगा हमारे पास P cos थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जो कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं KP cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये भी एक नोटेशन है। तो ये क्लियर हो गया। अगर मुझे जानना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो किसी r, थीटा पोजीशन वेक्टर पे, तो वो होता है KP बाय r क्यूब, और ये हमारे पास ऐसे भी लिखा जाता है 2 cos थीटा r कैप प्लस साइन थीटा कैप। तो ये तो हमने लिख लिया अभी तक कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है किसी गिवन पोजीशन वेक्टर पे। तो अगर मैं देखूं एट 0, B, 0, जहाँ पे थीटा पाई बाय 2 होता है,
तो वहाँ मुझे क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो मेरा वर्क डन होगा ए टू बी, वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे चार्ज टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल बेसिकली। करेक्ट। देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी, करेक्ट। पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। नो यहाँ पे सॉरी ऐसा होगा पी माइनस ए। तो ये मेरा बनकर आएगा चार्ज टाइम्स के पी बाय बी स्क्वायर माइनस ज़ीरो। करेक्ट। ए पॉइंट पे तो पोटेंशियल है नहीं, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई, क्योंकि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे पर थीटा है 0 डिग्री, नो सॉरी 90 डिग्री। दैट्स वाई। तो ये आपका बन गया, आ गया। जो वर्क डन होगा वो होगा के क्यू स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसे अगर मैं अच्छे लैंग्वेज में लिखूँ तो होगा क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। थर्ड पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? थर्ड पॉइंट ये देखेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी एट 0.0 बी, थीटा 0 है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2 के पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। सॉरी एप्सिलॉन नॉट ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बी स्क्वायर लिखेंगे। सॉरी बी क्यूब और बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ये आ गया, वर्क डन आ गया, ये भी हमें पता चल गया, और ये क्यों लिखा है वो भी क्लियर हो गया। ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा। और अब चौथा पॉइंट हम ये निकालेंगे, अगर मैं चार्ज पार्टिकल क्यू लूँ और उसे मैं रखूँ 0,0, बी पर, राइट, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ बी पॉइंट पे। तो जस्ट फॉर द क्लैरिटी में लिख देता हूँ चार्ज एट पी एट 0,0, बी। तो वहाँ पे फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे। तो वो निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपका चार्ज टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हमें पता है कि पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहाँ लिखेंगे। टू के पी क्यू बाय बी क्यू। करेक्ट। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो अभी अगला सवाल ये कहता है मेरे पास एक मेरे पास एक डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर दिया गया है, सेलन रेडियस आर, डाई इलेक्ट्रिक है ये, और वहाँ पे हैज़ अ कांस्टेंट पोलराइजेशन ऑफ पी, और पोलराइजेशन वेक्टर मुझे दे रखा है जो कि है पी नॉट सेट कैप। और उसको ऐसे समझो कि यहाँ पे कांस्टेंट पोलराइजेशन है, वो भी जेड एक्सेस के अलाउंग, सो दैट
द फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज इनसाइड जो मेरा फील्ड है दैट इज माइनस पी ओवर 3 एप्सिलॉन जेड कैप ठीक है। तो अब मुझे जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना है। मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसका पोलराइजेशन वेक्टर हमें दे रखा है पी नॉट जेड कैप, और जो बाहर भी डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जो कि देखने से पता चल रहा है कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा विच इज़ ई आउटसाइड, और ये जो हमें दे रखा है दैट इज़ इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। एंड तो देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहला चीज़ जो हमारा बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो हम कैसे निकालते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन कैप इस तरह से निकाला जाता है। पोलराइजेशन वेक्टर तो मेरा पी नॉट जेड कैप है, डॉट एन कैप होगा क्योंकि है आर कैप। हर सरफेस पे जो मेरा एन कैप होगा फॉर एग्जांपल हियर तो आर कैप ही होगा, राइट। जो कि है यहाँ पे पी नॉट कॉस थीटा, तो यह होगा मेरा बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी अब हम देखते हैं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सो जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आउटसाइड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, करेक्ट। सो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इन माइनस ई पोलराइजेशन, करेक्ट। हमें ये भी पता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, काय इस पे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसी को आज यहीं छोड़ देंगे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी के, क्योंकि यहाँ एक डाइपोल हो गया, राइट। तो डाइपोल का पोटेंशियल कितना होगा, के पी डॉट आर कैप ओवर आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये मैंने वॉल्यूम यहाँ मल्टीप्लाई किया सो दैट आई कैन गेट द टोटल। एंड ये होगा पोलराइजेशन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज़ एक्चुअली पोलराइजेशन टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम। एंड यहाँ आर कैप आ गया डिवाइडेड बाय डी आर स्क्वायर। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करोगे टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, 4 पाई कैंसर, आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सरफेस कंसिडर करूँगा यहाँ पे सरफेस, तो क्या बनेगा मेरा पी नॉट
जो कि z कैप टाइम्स z कैप टू आर क्यूब। यहाँ से आप देख सकते हो कि आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, पी नॉट आर ओवर 12 एप्सिलॉन नॉट। Not here, actually here. अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है कि अब मेरे पास एक सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। यहाँ पे मेरे पास है हम यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास। आर रेडियस और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है बिटवीन द प्लेट, और देख सकते हो कि जो डी है दैट इज़ वे लेस देन कैपिटल आर, एंड द प्लेट्स आर प्लेस्ड सिस्टमैटिकली अबाउट द ओरिजिन। okay, if the sinusoidal potential is applied between the plates, तो मैं यहाँ पे इस तरह से एक साइनसॉइडल पोटेंशियल अप्लाई करूँगा जो कि है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सो उसमें तो मुझे जानना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या होगा, क्योंकि क्या है कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्ड्स टू सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड ईच एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज़ इट्स पॉइंटिंग वेक्टर। वो निकालेंगे। ये निकालेंगे कितना एनर्जी पर साइकिल फ्लो कर रहा है कैपेसिटर्स के बीच में, वो निकालेंगे। देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड्स है इनसाइड द कैपेसिटर वो कर्ल डिपेंडेंस है कि कर्ल इंडिपेंडेंस है। सो वी विल ट्राई टू सी क्या होता है। आई गेस द स्टोरी इज़ क्लियर राइट यहाँ पे। सो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be potential over distance, and the potential difference between the two circular plates is v naught sin omega t over
डी, एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ द करंट, वो आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम्स 2πr, करेक्ट। तो यहाँ पे आई डी मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कैसे लिखते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर टाइम, ओके। और यहाँ पे टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जाएगा जो कि है πr² और कैप। सो इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे म्यू नॉट ओवर 2πr एप्सिलॉन नॉट del E by del T टाइम्स 2π टाइम्स πr²। फाइनली बनेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट r ओवर 2 ओमेगा नॉट b नॉट cos ओमेगा t डिवाइडेड बाई d। और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अवॉइड कन्फ्यूजन में से हटा देता हूँ, ओके। तो ये बन गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ओके। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम निकाल सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर्स क्या है। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, पॉइंटिंग्स वेक्टर, जिसको हम लोग एस वेक्टर भी लिखते हैं, वो होता है 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। सिंस इस केस में दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा, तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो होगा ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर ओमेगा वी नॉट cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टाइम्स वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, म्यू नॉट तो कैंसिल हो गया। ये तो आपका हमारा ई वाला पार्ट, पी वाला पार्ट, ई वाला पार्ट हो गया। सो द पॉइंटिंग्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहाँ पे निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा आर वी नॉट स्क्वायर 4d² साइन 2 ओमेगा टी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि एस मैक्स कितना होगा, सो दैट वुड बी ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा आर वी नॉट स्क्वायर 4d², ये हो गया। और एवरेज कितना होगा, एवरेज तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, राइट। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का जो एवरेज होता है ओवर पर साइकिल वो 0 होता है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, करेक्ट। और थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होगी वो कितना होगा, म्यू नॉट आई डी टाइम्स आर डिवाइडेड बाई 2πr²। आई डी तो हमें ऑलरेडी पता है, सो देन यू कैन जस्ट राइट डाउन कि व्हाट इज़ दैट, जो कि सीधे सीधे ये हो गया आपका। इससे रिलेटेड है बट एग्जैक्टली वो नहीं है, मैं लिख देता हूँ।
तो ये सारे क्वेश्चन हमने अभी कर लिए हैं। तो फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स होगा मैं इसे अपलोड कर दूंगा सो दैट कि आप लोग भी पढ़ सकें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो अगले क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस की करेंगे।